अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बताएंगे आप लोगों को कनाडा विज़िट वीज़ा के बारे में। कनाडा का विज़िट वीज़ा थोड़ा सा ट्रिकी है। थोड़ा सा इसके डिटेल आप लोग अगर समझेंगे तो इजी हो जाएगा। इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इसके डिटेल और टेक्निकलिटीज़ लाजमी समझने चाहिए। और उसमें कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप आखिर तक पूरा सुन लें तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि कनाडा का वीज़ा एप्लीकेशन और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, सारे एम्बेसीज के एक जैसे नहीं होते। तो थोड़ा सा वीडियो ध्यान से सुनिए हैं, 4-5 मिनट की वीडियो होगी और उसमें आपको पूरी एक चीज़ की समझ आ जाएगी और आलमोस्ट फिर इजी होगा कि आप ख़ुद भी अप्लाई कर लेंगे। पहली बात यह है कि कनाडा का विज़िट वीज़े का जो फ़ी है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है कि 185 कैनेडियन डॉलर, 185 कैनेडियन डॉलर। 185 में क्या है, $85 जो है, $85 जो है कैनेडियन डॉलर, वो है बायोमेट्रिक के, और $100 है सबमिशन फ़ी। अगर पिछले 10 साल में किसी ने कनाडा के लिए बायोमेट्रिक की है तो उसको दोबारा बायोमेट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए वेवर है। अगर 10 साल से ऊपर है तो दोबारा करना पड़ेगा, या उसने नहीं किए हैं तो वो भी दोबारा करने पड़ेंगे। 14 साल से कम बच्चे के लिए भी वेवर है, उनको भी बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबमिशन फ़ी 100 दोनों की है। एडल्ट के भी, चाइल्ड के भी सबमिशन फ़ी 100 है। एडल्ट के लिए $85 जो है, 85 कैनेडियन डॉलर, वो बायोमेट्रिक के हैं। अब आते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के लिए। एक तो एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है जो कि आलमोस्ट सारे यूरोपियन एम्बेसीज के, आप कनाडा के लिए अप्लाई करें, आप अमेरिका के लिए अप्लाई करें, कुछ चीज़ें जो हैं वो एक जैसी हैं, कुछ चीज़ें इसमें मुख्तलिफ हैं। जो जनरल चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कुछ नोटिंग अपने साथ भी की है, इंसान हम भी भूल जाते हैं। देखिए, पहली बात यह है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, और इस लास्ट 6 मंथ में क्या होता है कि आपकी जो एंडिंग बैलेंस हो कम से कम 30 लाख रुपए उसमें होने चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि 30 लाख आज ही डाल दिए, कल प्रिंट ले लिए और कहते हैं मुझे वीज़ा लगा लो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो बिहेवियर है, जो बैंक की स्टेटमेंट है, इसमें आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो ऐसे नहीं जानी चाहिए, वो ग्रेजुअली ऐसी ऊपर की तरफ आनी चाहिए, तो तब आपका स्टेटमेंट स्ट्रांग कंसिडर होता है। पहली बात। बैंक स्टेटमेंट के अलावा बैंक मेंटेनेंस लेटर होता है। इवन बैंक स्टेटमेंट आपकी कंपनी की है, और अगर आपकी पर्सनल है तो अच्छी बात है, वो भी साथ लगा लो, लेकिन कंपनी के लिए और पर्सनल के लिए, दोनों के लिए मेंटेनेंस लेटर लाजमी है। और मेंटेनेंस लेटर बैंकर समझते हैं कि उसमें बड़ा सिंपल सा होता है कि ये बैंक अकाउंट नंबर फला सो एंड सो, ये फला बंदा, इसका सिग्नेटरी अथॉरिटी ये उसकी यूज़ कर रहे हो, इसके नाम पे है। सिंपल से एक चीज़ होती है। उसकी बात आते हैं कि फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस का कोई लाइसेंस होगा, आप वो ऐड ऑन करें। उसके साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, अगर नहीं है तो कर ले, 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा है चैम्बर की रजिस्ट्रेशन और प्लस वीज़ा लेटर, 2 चीज़ों से चाहिए होती है। जब आप चैम्बर के मेंबर बन जाते हैं तो एक चैम्बर सर्टिफिकेट देता है, एक चैम्बर आईडी कार्ड देता है, 2 चीज़ें वो देते हैं। जब आपने किसी वीज़े के लिए अप्लाई कर ले तो 8-10 हज़ार रुपये उसके वो मज़ीद चार्ज करते हैं कोई भी चैम्बर, और आपको वो लेटर इशू करते हैं उस एम्बेसी के नाम पे कि ये हमारा मेंबर है, रिस्पेक्टेड मेंबर है, और इनको मेहरबानी करके वीज़े इशू करें। तो वो एक लेटर के वो 8-10 हज़ार रुपये चैम्बर मज़ीद चार्ज करते हैं। अगर आप चैम्बर मेंबर नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जॉब है, तो फिर आपको चैम्बर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उस सूरत में अगर आपकी जॉब है तो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से एक लेटर होना चाहिए जिसमें लिखा होता है कि दिस इज सर्टिफाइड कि मिस्टर फलाना फलाना आईडी कार्ड नंबर सो एंड सो, ये हमारे साथ इस जॉब पे काम कर रहे हैं और इतनी इसकी मंथली सैलरी है। उसमें सैलरी भी शामिल हो गई, उसका जॉब टाइटल भी शामिल हो गया, और आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो सैलरी उसने लेटर में लिखी है वो सैलरी आपके बैंक स्टेटमेंट में से शो होनी चाहिए कि वाकई उधर से आ रही है, और उसके साथ पे स्लिप्स भी अटैच होने चाहिए। ये तो आपकी हो गई फाइनेंशियल की। दूसरी बात यह है कि 3 चीज़ें होती है, मैरिज सर्टिफिकेट, MRC, FRC, फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट, और फार्म में अगर बच्चे आपके साथ हैं। 3 ये चीज़ें चाहिए। अगर आपको वहाँ पे आपका कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है, कोई दोस्त है, तो स्पॉन्सर लेटर उससे अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इनविटेशन लेटर, ये होता है कि कोई भी अपने लेटर हेड पे लिख देते कि ये मेरे तरफ आना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको वीज़ा अलाउ करें, वो इनविटेशन लेटर होता है। स्पॉन्सर लेटर बाकायदे लीगली अटेस्टेड होते हैं वहाँ की गवर्नमेंट इदारों से। तो स्पॉन्सर लेटर थ्रू सॉलिसिटर अगर होता है तो स्पॉन्सर लेटर बहुत स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू इन्विटेशन लेटर।
अच्छा, अगर आपके पास स्पॉन्सर लेटर नहीं है, इनविटेशन लेटर नहीं है, तो फिर आप होटल रिजर्वेशन, ये फिर आप, क्योंकि आप जाएंगे वहाँ पे, या स्पॉन्सर अगर कोई कहेगा तो वो कहेगा मेरे पास रह रहे हैं, और अगर वो, या मैंने अरेंजमेंट करनी है, और अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप होटल का प्रूफ देंगे कि मैं फ़लाँ होटल में रह रहा हूँ। तो होटल का जो होटल ऑफ प्रूफ है वो फेक नहीं होने चाहिए, वो ओरिजिनल होना चाहिए। वैसा ना हो कि आप फ्री ऑनलाइन बुक करें, वो 4 दिन बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए ड्यू टू नॉन पेमेंट। आगे एम्बेसी वाले जब चेक करें वो कहते हैं जिसका तो होटल बुकिंग है नहीं, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो ये भी ख्याल रखें। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ होती है जो बहुत अहम है, इसको भी तवज्जो से सुने। आपकी एसेट्स प्रूफ, आपकी जायदाद, आपकी गाड़ियाँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपकी प्रॉपर्टी है और वो 5 करोड़ की है, तो आप तो फ़र्द लगा सकते हो, या उसकी एक सरकारी डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, उसकी कापी, रजिस्ट्री की कापी लगा सकते हो। अक्सर हमारे रजिस्ट्री जो होते हैं वो उर्दू में भी होते हैं। उसके लिए बेहतर ये कि उसको ट्रांसलेट करो, लेकिन बिफोर ट्रांसलेशन आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन किसी प्रोफेशनल और किसी रजिस्टर्ड एवेल्यूएटर से होनी चाहिए, कि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएट हो जाए कि इस प्रॉपर्टी के जो करंट मार्केट वैल्यू है, आपने 10 लाख की ली थी या 10 करोड़ की ली थी, लेकिन आज उसकी वैल्यू 20 करोड़ है या 50 करोड़ है, तो वो बहुत स्ट्रांग होता है। और आपके जितने भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोफेशनल ट्रांसलेटर से वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होने चाहिए, ये याद रखें। तो आपकी जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ट्रांसलेटेड होनी चाहिए इंग्लिश में, और आपकी एवल्यूएशन सर्टिफिकेट जो होती है वो भी इंग्लिश में होनी चाहिए। अच्छा, ये एवल्यूएशन जो आपकी हो जाती है तो आपके केस काफ़ी हद तक फिर स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है एजुकेशन, क्योंकि पासपोर्ट में कहीं नहीं लिखा होता है कि एजुकेशन क्या है, किसी और बैंक स्टेटमेंट में कहीं नहीं है। तो आपकी जो भी एजुकेशन है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिग्रीज़ वो लगाएं, आपकी सर्टिफिकेट, आपकी अचीवमेंट्स, आपको जहाँ से अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स मिले हैं, आपको किसी इदारों में ट्रेनिंग आपने किया, एडिशनल सर्टिफिकेट्स मिले हैं, आपको उसके अलावा कोई गोल्स हैं, कोई अचीवमेंट्स हैं, तो वो सर्टिफिकेट्स लगाएं, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। वो अवार्ड्स कहीं से मिले हैं वो भी ऐड करें। अच्छा, अब एक तरफ और आते हैं कि एक बंदे की अपने डॉक्यूमेंट्स कमज़ोर है, या उसके अपने नाम प्रॉपर्टी है नहीं, वो तो फादर के नाम पे है या मदर के नाम पे है, तो वो भी हो सकता है। फिर वही डॉक्यूमेंट आप फादर के लगा लें। फादर की तरफ से एक ई स्टेटमेंट होता है, ई स्टाम्प पेपर होता है, या स्टाम्प पेपर आप समझ लें। उसके तरफ से एक एफिडेविट लेनी पड़ती है, वो इंग्लिश में, कि हाँ फॉर्म डिटेल होता है, और बहुत डिटेल्स में इसमें एक एक चीज़ की बारीकी से ख्याल रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आप फॉर्म में लिखते हो कि मेरा इनकम जो है 10 लाख रुपए पर मंथ है, मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए पर मंथ है, लेकिन आपके टैक्स रिटर्न या आपका बैंक स्टेटमेंट 2 लाख भी शो नहीं कर रहा, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। या आपका टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल 50 लाख प्रॉफिट शो कर रहा है और आप फार्म में 10 लाख शो कर रहे हो, तो वो भी मैच नहीं कर रहा है। या आपका टैक्स रिटर्न में 2 लाख प्रॉफिट शो कर रहे हो, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट करोड़ों में है, तो वो कहे कि यार ये तो जस्टिफाई ही नहीं हो रहा, आप तो 2 लाख ही शो कर रहे हो, आपके जो बैंक स्टेटमेंट के कैलकुलेशन में तो आपका प्रॉफिट कई गुना ज़्यादा बनता है। तो उसमें ये टेक्निकलिटीज़ होती है, इनका ख्याल रखें। किसी एक्सपर्ट के थ्रू एप्लीकेशन सबमिट करें, क्योंकि पूरी लाइफ की डिसीजन होती है, और पर एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो गया तो समझ लो फॉर लाइफ एक टाइप का रिफ्यूज़ल है। पर दोबारा ट्राई से हो सकता है मिले, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। मेरे आपसे ये गुजारिश होगी कि कोई भी चीज़, मिसाल के आप किसी भी कोर्ट में जाते हो ना, तो आप अच्छे से अच्छे वकील लेते हो कि यार मेरा केस ख़राब ना हो जाए। सेम ये भी जो आपकी कनाडा एप्लीकेशन है, यूएस एप्लीकेशन है, यूके एप्लीकेशन है, इसके लिए भी आपका एक्सपर्ट वकील, एक्सपर्ट कंसल्टेंट बहुत मैटर करता है। ये डायरेक्ट ट्राई ना मारें, किसी को से अपना केस ख़राब ना करें, और बेहतर ये होता है कि किसी अच्छे एक्सपर्ट, अच्छे कंसल्टेंट के पास जाके अपना केस सबमिट करें। और अगर इस तरीके से प्रोफेशनली चलेंगे तो आई एम श्योर कि आपका वीज़ा इंशाल्लाह रिफ्यूज़ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।